बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द रिजिलियंट सप्लाई चेन। जिस तरह हम पहले एक स्लाइड में प्रेजेंटेशन में बात कर चुके हैं, कंपनीज डोंट कम्पीट एनीमोर, दीज आर द सप्लाई चेन्स विच कम्पीट। अब मुकाबला सप्लाई चेन्स में है। जिस कंपनी की सप्लाई चेन अच्छी है, सेफ है, वो कंपनी फाइनेंशियली तौर पर साउंड है, फायदे में रहती है। रिजिलियंट सप्लाई चेन की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमने एक वीडियो में बात की थी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसमें हमने ये कहा था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं जिन्होंने पिछले 40 साल में बड़ी सिग्निफिकेंटली अपनी इंडिपेंडेंट जगह बनाई है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ने कोई शक नहीं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के डोमेन से शुरू होकर अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर और एज ए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनरिंग डिसिप्लिन के तौर पर मनवाया है। मैं समझता हूं कि इन दोनों डिसिप्लिन्स में अगरचे प्राइमरी गोल और प्राइमरी इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनका अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि दोनों केसेस में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, अल्टीमेट गोल कस्टमर का सेटिस्फाई होना है, लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल या बुनियादी मकसद अपने कस्टमर्स को क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल या बुनियादी मकसद अपने कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी को मेक श्योर करना है। इसी तरह सप्लाई चेन के केस में प्राइमरी इंटीग्रेशन एक्सटर्नल है, जबकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के केस में प्राइमरी इंटीग्रेशन इंटरनल है। लेकिन इन दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन्स में, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, अल्टीमेट इंटीग्रेशन सेम है, दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो इसलिए हम यहाँ से अब बात करते हैं, रिजिलियंट सप्लाई चेन वो सप्लाई चेन होती है जिसके बारे में कहा जाए जितनी भी बड़ी डिस्ट्रप्शन हो, जितनी जल्दी सप्लाई चेन वापस अपनी असल हालत में आ जाएगी, वो उतनी ही प्रेफरेबल, उतनी ही प्रॉफिट ओरिएंटेड, उतनी ही फायदामंद किस्म की सप्लाई चेन होगी। तो सप्लाई चेन का रिजिलियंट होना जरूरी है। ये ऑप्शन नहीं है कि कंपनी डिसाइड करे कि उनकी सप्लाई चेन किस हद तक रिजिलियंट हो, किस हद तक नॉन रिजिलियंट हो। तमाम कंपनीज के लिए लाजिम है कि वो कोशिश करें कि वो अपनी सप्लाई चेन को मैक्सिमम यानी 100% तक भी रिजिलियंट सप्लाई चेन बना सके। अब हम देखते हैं कि रिजिलियंट सप्लाई चेन बनती कैसे है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक खूबसूरत सी डायग्राम आपके सामने मौजूद होगी जो मार्टिन क्रिस्टोफर की किताब लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट 4th एडिशन से ली गई है। ये प्रेंटिस हॉल फाइनेंशियल टाइम्स यूके की पब्लिकेशन है और मैं समझता हूँ कि मार्टिन क्रिस्टोफर साहब का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक बहुत रिप्यूटेड नाम है और बहुत सारे रिजिलियंट सप्लाई चेन मॉडल्स को चेक करने के बाद, कंपेयर करने के बाद मैंने आपके लिए ये मॉडल मुंतखब किया है। यहाँ 4 कंपोनेंट्स आते हैं जो द रिजिलियंट सप्लाई चेन बनाते हैं। नंबर 1, सप्लाई चेन री इंजीनियरिंग या सप्लाई चेन इंजीनियरिंग, दोबारा बनाना सप्लाई चेन को, हर वक्त दोबारा बनाना, बार बार दोबारा बनाना, कि इस तरीके से दोबारा बनाते चले जाना कि वो जल्दी से जल्दी एफिशिएंट हो सके और वापस अपनी असली हालत में आ सके। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सप्लाई चेन कोलैबोरेशन की। सप्लाई चेन के मुख्तलिफ पार्टनर्स होते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर से शुरू होकर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और रिटेलर से एंड यूजर। ये तमाम इंटरफेसेस ऑफ सप्लाई चेन के दरमियान अगर कोलैबोरेशन या इत्तेहाद नहीं होगा तो सप्लाई चेन के बेनिफिट्स हासिल नहीं हो सकते, ना ही उस सप्लाई चेन को एक रिजिलियंट सप्लाई चेन कहा जा सकता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एजिलिटी की। एजिलिटी इज एक्चुअली चेंज मैनेजमेंट। कहा यह जाता है कि बिजनेस में या हमारी जिंदगी में या हमारी दुनिया में जो वाहिद चीज कांस्टेंट है दैट इज चेंज। हम डिटेल में बात करेंगे कि एजिलिटी ऑफ द सप्लाई चेन किस तरह
कंट्रीब्यूट करती है एक सप्लाई चेन को रिजिलियंट सप्लाई चेन बनाने में। हमारा चौथा एलिमेंट ऑफ डिस्कशन है हाउ टू क्रिएट ए सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। 4, 5, 6 कई दफा इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ इंटरफेसेस भी होते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज भी होती हैं। इनके दरमियान एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कल्चर जनरेट करना चैलेंजिंग भी होता है और ज़रूरी भी होता है। इन चारों एस्पेक्ट्स को अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके हाउ ए रिजिलियंट सप्लाई चेन कैन बी एक्चुअली डेवलप्ड। फंडामेंटल्स 4 पॉइंट्स: सप्लाई चेन री-इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन कोलैबोरेशन, एजिलिटी और क्रिएटिंग ए सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। अब हम शुरू करते हैं सप्लाई चेन इंजीनियरिंग से। सप्लाई चेन इंजीनियरिंग या सप्लाई चेन री इंजीनियरिंग, जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह टाइम गुजरता चला जाता है नई इनोवेशंस होती चली जाती हैं, टेक्नोलॉजी नई से नई आती चली जाती है, हमें अपने सप्लाई चेन को री इंजीनियर करने की जरूरत पड़ती रहती है। 3 बुनियादी कंपोनेंट्स जो कि अहम किरदार अदा करते हैं सप्लाई चेन री इंजीनियरिंग में। इसमें नंबर 1 है सप्लाई चेन अंडरस्टैंडिंग या समझ ऑफ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या है, सप्लाई चेन कैसे ऑपरेट करती है। फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई चेन की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है सीमेंट की सप्लाई चेन की अंडरस्टैंडिंग से। टोबैको की सप्लाई चेन अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है मोबाइल फोन्स की सप्लाई चेन से। एग्रीकल्चर में मुख्तलिफ फसलों की सप्लाई चेन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। गोश्त की सप्लाई चेन चावल की सप्लाई चेन से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। गंदम की सप्लाई चेन दालों की सप्लाई चेन से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी सप्लाई चेन के रिजिलियंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैनेजर्स को एक अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सप्लाई चेन मौजूद हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सप्लाई चेन में जहाँ बहुत स्पेसिफिकली मुख्तलिफ चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। मैं समझता हूँ कि पिछली 2 दहाइयों में यानी 21वीं सदी की पहली 2 दहाइयों में जिन 2 नेचुरल डिजास्टर्स ने दुनिया भर में सप्लाई चेन की अंडरस्टैंडिंग्स के कॉन्सेप्ट्स बदल के रख दिए, उसमें सबसे पहले 11 सितंबर 2001 का वाकया, जब अमेरिका में होने वाले वाकयात के नतीजे में दुनिया भर में हाइपर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अमल में आया। हाइपर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स के नतीजे में कार्गोस की ज्यादा देर तक चेकिंग, जो चीजें एक मुल्क से दूसरे मुल्क 1 हफ्ते में 10 दिन में पहुंच जाती थी, कई दफा 3 हफ्ते 4 हफ्ते 40 दिन 50 दिन तक वो टाइम चला गया। तो इसमें मैटर करता है। फिर दूसरे नंबर पे हमारी जो मिसाल बेहतरीन वेरी रिसेंटली होती है जिसने सप्लाई चेन्स की बड़ी सिग्निफिकेंट फंडामेंटल्स को चेंज किया है, वो कोविड-19 के बाद की सप्लाई चेन है। कोविड-19 के बाद दुनिया भर में इस वक्त जो इन्फ्लेशन का एक्सट्रीम आया हुआ है, उसकी वजह यह है कि शायद अनफॉर्चुनेटली सप्लाई चेन्स कैपेबल नहीं हो पा रही, कूप नहीं कर पा रही उन चैलेंजेस से जो कि ओपनिंग के बाद आए। एक वो दिन आया जब नेगेटिव में चली गई क्रूड ऑयल की प्राइस, और उसके बाद फिर जब ओपनिंग फेजेस आए, दुनिया भर में कंटेनर्स जा रहे थे, ट्रैवलिंग्स हो रही थी, बिजनेसेस ओपन कर रहे थे, डिमांड्स बढ़ रही थी। कई दफ़ा ये कहते थे कि वैसल का रास्ते में पोजीशन चेंज हो जाती थी, उसकी प्राइस एक अच्छी ऑफर किसी और बर्रे आजम से किसी और मुल्क से आ जाती थी तो वो अपना रूट चेंज कर लेता है। तो इन सारी चीज़ों के तहत हम समझते हैं कि सप्लाई चेन अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। असेसिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट बेहतरीन अल्टीमेट कंपोनेंट्स पिछले बेहतरीन मिसाल है वो 2 इंसिडेंट्स, यानी एक 11 सितंबर का इंसिडेंट और एक पोस्ट कोविड सिचुएशन। फिर उसके बाद क्योंकि रीजन ये है कि डिमांड बदलती रहती है, सप्लाई चेन की अंडरस्टैंडिंग में ये क्रिटिकल पॉइंट होता है सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन रखना। किस तरीके से सप्लाई कंटिन्यूअसली मेंटेन करेगी डिमांड को। डिमांड अगर ऊपर चली जाएगी तो सप्लाई किस तरह मेंटेन करेगी, अगर डिमांड कम होती जाएगी तो किस तरीके से सप्लाई चेन पार्टनर्स नुकसान हुए बगैर नई डिमांड को कूप कर सकेंगे। सप्लाई चेन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नॉलेज मैनेजमेंट भी है बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन, ताकि कोई डिमांड एरर ना आए बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन।
जब हम सप्लाई चेन में बात करते हैं तो उसकी सप्लाई चेन की अंडरस्टैंडिंग में दो चीजें शायद सबसे क्रिटिकल आती हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया, प्रोसेस ओरिएंटेशन की अहमियत है, नॉलेज मैनेजमेंट की अहमियत है, डिमांड मैनेजमेंट की अहमियत है, असेसिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट अपनी अहमियत रखता है, लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, यानी हम ड्रॉ तो कर सकें कि हमारी नई सप्लाई चेन कैसे काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान के मारूजी हालात के तहत देखें तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में आज से 25 साल पहले लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे सेक्शन बना। इस सेक्शन ने यकीनन लाहौर और इस्लामाबाद और पंजाब के इस इलाके में रहने वाले वासियों के लिए एक बेहतरीन कंफर्टेबल जरिया मूवमेंट प्रोवाइड किया। लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद लगता है कि सबसे पहले मोटरवे बनना पाकिस्तान में कराची से शुरू होना चाहिए था। कराची पाकिस्तान की सी पोर्ट है, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सखर, सखर से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से पेशावर। ये शायद प्रॉबेबली एक ज़्यादा बेहतर मैपिंग होती, ज़्यादा यूजफुल मैपिंग होती। तो मैं ये समझता हूँ कि मैपिंग एंड क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट। नक्शा क्या होगा हमारी सप्लाई चेन का। अब अगर फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, वो मेन लाइन 1 का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान रेलवे का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। हम कहते हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट की मैपिंग और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस ठीक होगा तो ये वायबल प्रोजेक्ट होगा। वायबल प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान का ML1 प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बोझ नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान का असासा होगा। अब इसमें हम समझते हैं कि जिन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को समझना इंपॉर्टेंट होगा वो ये है कि कराची से लेकर पेशावर तक ट्रेन्स किस स्पीड पर जा सकेंगी, कार्गो ट्रेन्स कहाँ कहाँ रुकेंगी, किस किस जगह पे उनको लोकल कनेक्शंस मार्केट के साथ रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से, जाहिर है मेन लाइन पे तो हमें पता है कि जो पेशावर से कराची मेन लाइन है, जो ML1 का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के कई अहम सरहदी शहर बाकायदा तौर पर इस रूट के ऊपर नहीं आते, लेकिन जब तक वो इसके साथ लिंक नहीं होंगे तो उनकी तिजारत को कोई फायदा नहीं होगा। सियालकोट एक मिसाल हो सकती है, फैसलाबाद एक मिसाल हो सकती है, सरगोदा एक मिसाल हो सकती है। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के कई इलाके जो कि मादनियात के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट ज़खायर रखते हैं, वो एक मिसाल हो सकती है। तो सप्लाई चेन की अंडरस्टैंडिंग में री इंजीनियरिंग जब भी की जा रही हो, मैपिंग और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस की अपनी अहमियत होती है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि सप्लाई चेन रिस्क रजिस्टर भी होना चाहिए। मतलब ये है कि किस किस जगह पे कौन कौन से एलिमेंट्स, चाहे वो जियोग्राफिकल रिस्क हैं, चाहे वो सप्लाई रिस्क हैं, चाहे वो ऑपरेशंस रिस्क हैं, चाहे वो डिमांड रिस्क हैं, वो पोटेंशियल रिस्क कौन से हो सकते हैं और हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगी उन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। उन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसमें हम हेजिंग की स्ट्रैटेजी रखते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। हम अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी रखते हैं, हम स्पेकुलेशंस की स्ट्रैटेजी रखते हैं, हम ट्रांसफरिंग द रिस्क टू द अदर कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन की बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि हम कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन को जो लोग मेंटेन करेंगे वो अपने लिए रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन जो कि एक कंपोनेंट है सप्लाई चेन री इंजीनियरिंग का, उसमें मैपिंग और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस सबसे कलीदी हैसियत इख्तियार करता है, और उसके साथ पैरेलल उतना ही इंपॉर्टेंट, शायद न कम न शायद ज्यादा, सप्लाई चेन रिस्क रजिस्टर या सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट की अपनी अहमियत है। जब हम दूसरे कंपोनेंट को देखते हैं तो दूसरा कंपोनेंट सप्लाई चेन डिजाइन प्रिंसिपल्स का आता है। सप्लाई चेन डिजाइन प्रिंसिपल्स में रियल ऑप्शंस थिंकिंग मौजूद है। फॉर एग्जांपल ML1 के रूट की मिसाल ही अगर हम लें, कराची से पेशावर, ये तमाम स्टडीज के बीच में कौन कौन सी फसलें, कौन कौन से फल, कौन कौन से मादनियात, कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कौन कौन से इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स हमारे लिए इस सप्लाई चेन को यूजफुल बना सकते हैं। और फिर उसके बाद कराची हमारी पोर्ट है, पोर्ट से पेशावर तक चीजें जाते रहना, पहुंचाना यकीनन एक अहम काम, और दूसरी तरफ मेक श्योर करना कि वापसी पर ट्रेन के ये डब्बे खाली ना जाएं।
क्योंकि अगर वो खाली जाएंगे, ऑक्यूपेंसी कम होगी, कम कार्गो होगा, तो शायद वो रेवेन्यू जनरेट ना हो सके, जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी में, उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जब भी कोई बिजनेस अपनी सप्लाई चेन डिजाइंस पर दोबारा काम कर रहा हो, तो वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ मर्ज करता है। वो पॉसिबल नहीं होता कि हम रियल ऑप्शंस को इग्नोर कर सकें। और दूसरे नंबर पर मेरा ख्याल है कि सप्लाई चेन डिजाइन और प्रिंसिपल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम या एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एफिशिएंसी बामुकाबला रिडंडेंसी। एफिशिएंसी मतलब कंप्लेंट्स मैनेजमेंट का बेहतरीन सिस्टम, एफिशिएंसी बेहतरीन रिस्पॉन्सिवनेस की सर्विस, एफिशिएंसी बेहतरीन एश्योरेंसेस हो कि प्रोडक्ट को कुछ नहीं होगा। हम एफिशिएंसी में बात करते हैं प्रोसेस की रिलायबिलिटी होगी। तो ये जिस तरह एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, रिडंडेंसी यानी सुस्ती से जान छुड़ाना होगा। एफिशिएंसी वर्सेस रिडंडेंसी में से एक चीज डोमिनेट करती है, और अगर सप्लाई चेन ने और बिजनेस ने कामयाब होना है तो रिडंडेंसी के कामयाब होने की रेशो नहीं हो सकती, जीरो होगी या जीरो होनी चाहिए। एफिशिएंसी को जीतना है और रिडंडेंसी को हारना है। तीसरे नंबर पर हम जब सप्लाई चेन री-इंजीनियरिंग के तीसरे कंपोनेंट यानी सप्लाई बेस्ड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो सप्लाई बेस्ड स्ट्रेटेजी में भी दो फर्दर कंपोनेंट्स आते हैं। सप्लाई बेस्ड स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स आउटसोर्स करेंगे या खुद बनाएंगे। यकीनन सबसे बेहतरीन, बहुत से लोगों का एक हमेशा से पिछले 50 साल पहले या आज से 60 साल पहले हमेशा एक ओपिनियन रहा है कि वी विल डेवलप ऑल मटेरियल्स विद इन आवर प्रीमिसेस। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये मॉडल नहीं चलता। अगर आपने अपने बिजनेस को कामयाब करना है तो आपको बहुत सारी चीजें अपने दूसरे सप्लाई चेन पार्टनर्स को आउटसोर्स करनी चाहिए और करनी पड़ती हैं। और उसमें हम समझते हैं कि ये डिसीजंस कि आपने आउटसोर्सिंग किन कंपोनेंट्स की है, और दूसरा ये पॉइंट है कि आपको अपने सप्लायर को डेवलप करना है। ये नहीं हो सकता कि आप खुद तो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो और आपके सप्लायर्स 17वीं सदी या 18वीं सदी की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। 18वीं सदी पे टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला सप्लायर आपकी 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सप्लायर डेवलपमेंट पर फोकस करें, अपने बेहतरीन लोगों को अपनी डिमांड्स को बताएं, उनको अपने बेहतरीन लोगों को तैयार करें कि वो सप्लायर के स्टाफ की ट्रेनिंग करें जहां जरूरत हो, उनके प्रोसेसेस को बेहतर करने पर फोकस करें, ताकि सप्लायर की स्पीड और आपकी स्पीड के दरमियान एक कुदरती हम आहंगी हो सके। अगर ये हम आहंगी नहीं होगी तो एक बेहतरीन सप्लाई चेन इंजीनियरिंग करके नहीं बनाई जा सकती। तो हम ये समझते हैं कि ये तीन कंपोनेंट्स, सप्लाई चेन अंडरस्टैंडिंग, सप्लाई चेन डिजाइन प्रिंसिपल्स और सप्लाई बेस्ड स्ट्रेटेजी कलीदी किरदार अदा करते हैं सप्लाई चेन की री इंजीनियरिंग में। दूसरे नंबर पर अब हम रिजिलिएंट सप्लाई चेन मॉडल की पिक्चर आपके सामने काफी हद तक क्लियर है। तो इसके दूसरे कंपोनेंट पे या इसके दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं जी सप्लाई चेन कोलैबोरेशंस, जिसमें हमने पहले कहा कि आपको तमाम इंटरफेसेस को आपस में कलेक्टिवली मिलके काम करना है। इसमें दो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कोलैबोरेटिव प्लानिंग, रॉ मटेरियल सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर अगर मिलके प्लान नहीं करेंगे तो बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता। डिमांड एरर्स जनरेट होंगे। डिमांड एरर्स जनरेट होने के नतीजे में आप या तो शॉर्टेज के मसाइल का शिकार हो जाएंगे या आपको सरप्लस के मसाइल। दोनों सूरतों में आपके बिजनेस लॉसेस है। सरप्लस के केस में आपने 80%, 100% ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया जो कि पड़े पड़े खराब हो जाएगा आपके पास, मैन्युफैक्चरर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास या जो भी लोकल फर्म है उसके पास, और वो एक ब्लॉकेज ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा इफ द सप्लाई चेन इज वर्किंग विदाउट कोलैबोरेटिव प्लानिंग। तो ये कोलैबोरेटिव प्लानिंग के बगैर ना तो सप्लाई चेन कोलैबोरेशन अचीव हो सकती है और ना ही कोई सप्लाई चेन रिजिलिएंट सप्लाई चेन हो सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो मैं समझता हूँ कि इसमें कोलैबोरेटिव प्लानिंग में शामिल होता है, डिजाइनिंग की फेज पर हम उसे कहेंगे कोलैबोरेटिव प्लानिंग। फिर उसके बाद जब ऑपरेशनलाइजेशन हो जाती है तो इसका मतलब है
पॉइंट ऑफ सेल की, सेल का, एक्चुअल सेल का डाटा तमाम पार्टनर्स ऑफ द सप्लाई चेन को विजिबल हो। इसको हम कहते हैं जी सप्लाई चेन इंटेलिजेंस। क्योंकि अगर सप्लाई चेन इंटेलिजेंस नहीं होगी, रियल टाइम डाटा शेयर नहीं होगा, तमाम पार्टनर्स में ट्रस्ट मौजूद नहीं होगा, तो सप्लाई चेन कोलैबोरेशन अचीव नहीं हो सकती। सप्लाई चेन कोलैबोरेशन अचीव ना होने की वजह से हमारे सिग्निफिकेंट बिजनेस लॉसेस होते हैं, और कोई भी सप्लाई चेन उस वक्त तक रिजिलियंट सप्लाई चेन नहीं हो सकती जब तक उसके तमाम पार्टनर्स आपस में कोलैबोरेट इफेक्टिवली ना करें। उसके बाद हम समझते हैं कि इसमें दोनों तरफ से एक इंपॉर्टेंट भी मौजूद है। एक कॉन्सेप्ट आता है इंटर फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, यानी फोकल फर्म के अंदर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, मटेरियल्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके दरमियान इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है तो सारी सप्लाई चेन मुतासर होगी। इसी तरह हम समझते हैं कि इंटर कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन अगर मौजूद नहीं है तो फिर भी सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। एक बड़ी कॉमन मिसाल मैं देता हूँ। जब हम एजुकेशनल सप्लाई चेन की बात करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के दरमियान कोलैबोरेशन नहीं होगी तो जॉब मार्केट के मसाइल हल नहीं होंगे। प्रोफेशनल्स जॉबलेस रहेंगे अगर वो मार्केट डिमांड से ज़्यादा जनरेट हो गए हैं, और शॉर्टेज रहेगी रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल्स की अगर मार्केट डिमांड्स के मुताबिक एजुकेशनल सप्लाई चेन को डिज़ाइन नहीं किया गया और एजुकेशनल सप्लाई चेन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ने आपस में कोलैबोरेट नहीं किया। तो ये था दूसरा कंपोनेंट जो कि किसी भी सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि एजिलिटी है। एजिलिटी मींस तब्दीली, मुसलसल तब्दीली और चेंज मैनेजमेंट। देखें, सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी होती है। वजह ये है कि बहुत सी फोकल फर्म्स होती हैं, हर फोकल फर्म्स के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हजारों लाखों लोग काम कर रहे होते हैं। प्रोसेस की तब्दीली, अफराद की तब्दीली हमेशा प्रोसेस को अफेक्ट करती है। तो जब भी इतनी एजिलिटी होगी तो हम समझते हैं कि इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी, और उस इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को विजिबल होना चाहिए। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अगर वो विजिबल नहीं होगी तो वो अपना इम्पैक्ट लॉस कर जाएगी कि कंपनी इज नॉट कैपेबल टू रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर चैलेंज। जब हम सप्लाई चेन में चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके 7 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। विजन ऑफ द लीडरशिप शुड बी मैटर कि इस तब्दीली की क्यों जरूरत है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि वजह तब्दीली लाजमी होना चाहिए, यानी केस फॉर चेंज जरूर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर रिसोर्सेज की बात होती है। रिसोर्सेज में दोनों किस्म के रिसोर्सेज शामिल हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी शामिल हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी शामिल हैं। अगर आपके पास अफराद हैं, पैसा नहीं है, तो आप फिर भी काम नहीं कर सकते। और अगर आपके पास पैसा है, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के, रेलिवेंट एक्सपीरियंस के, रेलिवेंट ट्रेनिंग हासिल किए हुए अफराद नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो आप फिर भी काम, अपने ऑब्जेक्टिव्स या चेंज मैनेजमेंट की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। चौथे नंबर पर हम ये समझते हैं कि एक इफेक्टिव ट्रेनिंग मैकेनिज्म हमेशा मौजूद होना चाहिए तमाम कंपोनेंट्स में। ट्रेनिंग का मकसद मुसलसल सीखना और हरदम सीखना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नए से नए स्किल्स आते रहते हैं। जिस दौर में मैंने टीचिंग को ज्वाइन किया, उस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज बहुत सारे टीचर्स के लिए था कि वो अपने आप को कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मल्टीमीडिया से किस तरीके से यूज टू करते हैं। तो जितनी जल्दी जो कंपोनेंट्स, जो अफराद, जो फंक्शंस, जो कॉरपोरेशंस अपने आप को बदलते हुए हालात के तहत चेंज कर लेती हैं, उतनी ही जल्दी वो रिस्पॉन्ड करती हैं चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में और सप्लाई चेन की रिजिलियंस में। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंसेंटिव्स फॉर द पीपल हु आर वर्किंग देयर, कि उनके लिए क्या फायदे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा लगता है देखने में कि मैनुअल सिस्टम की बजाय ऑटोमेटेड सिस्टम आ जाए, लेकिन अगर ऑटोमेटेड सिस्टम के नतीजे में मैनुअल प्रेशर या मैनुअल वर्कलोड कम नहीं होना, तो कोई भी एम्प्लॉयर प्रेफर नहीं करेगा कि वो ऑटो सिस्टम पर जाए, क्योंकि उसका पहला कंसर्न तो ये होगा कि हमारी वर्क लाइफ एट द ऑफिस आसान होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एजिलिटी में यानी चेंज मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, वो है
हमारा कम्युनिकेशन ऑफ चेंज प्लान टू द अदर्स, टू द ऑल रेलिवेंट एम्प्लॉयज को, तमाम लेवल के एम्प्लॉयज को और पूरी की पूरी सप्लाई चेन में एम्प्लॉयज को उसके ऊपर ऑन बोर्ड होना चाहिए। अगर नहीं ऑन बोर्ड होंगे तो फिर वो वेलोसिटी और वो एक्सेलरेशन नहीं हासिल हो सकेगा जिसकी जरूरत है। आपकी स्पीड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की कि ऑर्गेनाइजेशन क्विकली रिस्पॉन्स करे, लेकिन आपने चूंकि बहुत से लोगों को बताया ही नहीं हुआ तो इसलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी और सप्लाई चेन के दीगर पार्टनर्स भी बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो एक्सेलरेशन नहीं आ सकेगी। और क्योंकि मामला स्पीड का है, मामला एक्यूरेट स्पीड का है, मामला बिजनेस पार्टनर कंपटीटर से जीतने का मामला है, तो अगर आप या आपका बिजनेस सेक्टर ये काम नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने इंस्टीट्यूट में वो तब्दीलियां नहीं लाऊंगा जिनकी जरूरत है एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट्स को क्वालिटी मैनेजमेंट डिसिप्लिन में पढ़ाने में, तो अगर मैं अपनी चेंजेस नहीं लाऊंगा तो मैं किसी और को तो नहीं रोक सकता कि वो चेंजेस अपने यहाँ क्यों ना ले आए और मेरे इदारे के मुकाबले में वो इदारा ज्यादा प्रेफरेबल इदारा हो जाए उन तलबा के लिए जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, ये क्वालिटी मैनेजमेंट की जॉब में काम करना चाहते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट जो कि रेजिलिएंट ऑफ द सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो एजिलिटी है, जिसके नतीजे में चेंजेस को विजिबल भी होना चाहिए और चेंजेस को उस स्पीड पे भी होना चाहिए जिसकी उस पर्टिकुलर सेक्टर में जरूरत है। चौथे नंबर पर जी हम बात करते हैं क्रिएटिंग ए सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इन 3 कंपोनेंट्स में आप देखें, एक कंपोनेंट है एस्टैब्लिश सप्लाई चेन कॉन्टिन्यूटी टीम्स। कल्चर बदलना, कल्चरल चेंज शायद सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा सब्र आजमा और सबसे ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का चेंज होता है। कल्चर बनते बनते जो है ना वो ये कोई कई दफा घंटों की बात नहीं होती, कई दफा महीने लग जाते हैं समझने में, साल लग जाते हैं, दहाइयां लग जाती हैं, सदियां लग जाती हैं, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं है कि कंपनीज स्लो रिस्पॉन्स कल्चर रहे। सप्लाई चेन में कंपनीज को compete करने के लिए अपने आप को क्विक रिस्पॉन्स कल्चर वाली कंपनी बनाना है। अगर आप क्विक रिस्पॉन्स कल्चर नहीं रखते तो अल्टीमेटली डेथ, चाहे वो सडन डेथ हो या चाहे वो स्लो पॉइजनिंग डेथ हो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मुकद्दर है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। आप टीम्स बनाएं जिसको आप सप्लाई चेन कॉन्टिन्यूटी टीम्स कहते हैं, जो कि मैक्सिमम हार्मोनाइजेशन की कोशिश करें। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के दरमियान बढ़ते हुए गैप ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एजुकेशनल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने का। फिर इसी तरह मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा बहुत बड़ी कंपनीज और बहुत छोटी कंपनीज के दरमियान हार्मनी नहीं आ पाती अपने डिफरेंट कल्चर्स की बुनियाद पे। तो अगर एक कंपनी का, एक कंपोनेंट का कल्चर स्लो रिस्पॉन्स कल्चर है और सप्लाई चेन के दूसरी कंपनी का कल्चर क्विक रिस्पॉन्स कल्चर है, तो बात ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती। तो इसलिए कामयाब सप्लाई चेन्स वही हैं जिन्होंने थ्रू आउट द सप्लाई चेन क्विक रिस्पॉन्स कल्चर डेवलप किया है और उसको फिर सस्टेन कर लिया है। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रेफरेंस टू द लीडरशिप है कि ये ओन करना पड़ता है लीडरशिप को कि उसने कल्चरल चेंजेस कब करनी है, कैसे करनी है। और ये जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे बेहतरीन लिटरेचर मौजूद है, सप्लाई चेन कंपनीज और कंपनीज की सप्लाई चेन या सप्लाई चेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स में भी सेम असूल लागू होते हैं। तीसरा मैं समझता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग का, कि किस तरीके से लीडर्स या कंपनीज जो सी हैं वो मुख्तलिफ रिस्क को कंसिडर करते हुए डिसीजन मेकिंग करती हैं। आई बिलीव सप्लाई चेन में एक बहुत इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल जो कि हार्वर्ड में आज से कुछ दहाइयाँ पहले इन्वेंट हुआ, जिसे हम साइनिफिक फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जिसके नतीजे में कॉज एंड इफेक्ट और उसके बाद ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड डिसीजंस का एक मैकेनिज्म सामने आ गया। तो इसको हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पे सप्लाई चेन में भी 4 किस्म के डिसीजंस होते हैं। सिंपल डिसीजंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं या काउटिक डिसीजंस होते हैं। सिंपल डिसीजंस शायद हमारी दफ्तरी लाइफ का 95% काम वही होता है जिसको हम सिंपल काम कहते हैं, हम रोज वही काम कर रहे होते हैं।
लेकिन हमें वो रोज काम करना है। अगर हमारे वो रोज काम नहीं होंगे तो हमारे ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आएगा। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स वो हो जाते हैं जहां हम कई दफा मामले की तह को, मामले की हकीकत को समझ रहे होते हैं, लेकिन उसका मुनासिब हल हमारे ज़हन में नहीं आ रहा होता, तो हम पहले प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करके कोई फैसला करते हैं। तो ये तो होता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन। कॉम्प्लेक्स के केस में फर्क ये है कि हम कोई भी सेंसेशन से पहले हमें यकीन भी नहीं होता कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है। वी विल फर्स्ट फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन, दैट इज प्रोब के बाद हम सेंस करेंगे और सेंस के बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं। और काउंटिंग डिसीजंस ये कहा जाता है कि पहली तौर पर तो आप एक्ट कर दें, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करते रहें कि किन वजह से ये मसाइल पैदा हुए थे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमने कोशिश की है कि एक मुख्तसर टाइम में एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आपके साथ शेयर किया जा सके, आसान फहम जबान में शेयर किया जा सके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत कम लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस किया है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में एप्लीकेबल हो रहा होता है। बारिश हो जाए, हमारी सब्जियों की सप्लाई चेन मुतासर होती है। फ्लड आ जाए, हमारी क्रॉप्स की सप्लाई चेन या फसलों की सप्लाई चेन मुतासर होती है। हम नहर स्वीज बंद हो जाए, सारी दुनिया के जो सप्लाई चेन्स हैं वो मुतासर होते हैं। कोविड के बाद रीओपनिंग का मामला हो, कंटेनर्स कम, डिमांड ज्यादा, तमाम के तमाम बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल दौर में भी, जब हमेशा से एक इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल्स पे दुनिया भर में भी मौजूद है, अभी भी वही कंपनीज compete करेंगी और सरवाइव करेंगी जो अपनी सप्लाई चेन्स रिजिलियंट बना सके। पाकिस्तानी कंपनीज, आप अपने आप को कभी ये ना समझे कि आप छोटी कंपनी है। देखिए, आपको एफिशिएंट कंपनी होना चाहिए। आप 10 लोगों की कंपनी है, आप 50 लोगों की कंपनी है, लेकिन अगर आप एफिशिएंट हैं, अपनी सप्लाई चेन के अंदर वो फीचर्स इनबिल्ट कर लिए हैं आपने जो कि एक रिजिलियंट सप्लाई चेन के लिए जरूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।